प्रतियोगी की परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी नौजवान साथियों का मेरे YouTube चैनल एग्जाम विद सिप पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी पर हम चर्चा करते हुए हमने हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं पर चर्चा की, हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं पर चर्चा की। आज हम बात करते हैं हिंदी की प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं के संबंध में बात करते हैं। और ये कक्षा विशेषकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे देखना उनके लिए बहुत काफी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। तो एक बार बात करते हैं मुख्य रचनाकार एवं उनकी रचनाओं की। तो हम आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, जिनकी रचनाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमें आदिकाल से ही रचनाओं का प्रारंभ करना चाहिए। तो आदिकाल से लेकर के हम आधुनिक काल तक के रचनाकारों की बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमें जो प्रमुख रासों हैं उनको याद रख लेना चाहिए। रासो ग्रंथों को याद रख लेना चाहिए। सबसे पहले यदि हम बात करें तो खुमाण रासो जिसकी रचना की है दलपति विजय ने। बात करते हैं पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना की है चंद्रबरदाई ने, जिसकी रचना की है चंद्रबरदाई ने। बात करते हैं परमाल रासो जिसकी रचना की है जगनिक ने। बात करते हैं बीसल देव रासो पर यदि हम बात करें तो बीसल देव रासो की रचना की है नरपति नाल्ले ने। बात करते हैं विजयपाल रासो की रचना की है नल सिंह भाट ने। बात करते हैं हम हमीर रासो की रचना की है सारंगधर ने। तो ये क्या है? ये महत्वपूर्ण रासो हैं जिनको हमें रासो ग्रंथों को याद रखना है। तो देखिए, खुमाण रासो जो क्या है, रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है खुमाण रासो। तो इसकी रचना दलपति विजय ने की है। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई की महत्वपूर्ण कीर्ति है, जिसमें पृथ्वीबरदाई के जन्म से लेकर के पृथ्वीबरदाई की मृत्यु तक का और पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन इसमें किया गया है। और दोनों के बारे में बताया जाता है कि पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई दोनों एक ही दिन जन्मे थे और एक ही दिन मारे गए हैं। परमाल रासो जिसको जगनिक ने लिखा है, परमाल रासो को, इसमें बनाफरों की 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। और इसमें राजा परमाल की सेना में जो महान 2 योद्धा थे, आला और उदल, उनकी वीरता का भी वर्णन किया गया है। बात करते हैं बीसल देव रासो नरपति नाल्ला ने लिखा गया है, जिसमें बीसल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बीसल देव कहा जाता है, और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन है। यह हिंदी का प्रथम 12 मासा काव्य है। विजयपाल रासो नल सिंह भाट की है और हमीर रासो सारंगधर की है। तो एक बार इन रासो ग्रंथों को आप नोट कर लें। ये बहुत अच्छे रासो ग्रंथ हैं, यहाँ से आदिकाल के अंतर्गत ये आते हैं रासो साहित्य में। तो आगे हम बात करते हैं अन्य रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में। अब देखते हैं, हम एक तरफ तो रचनाकार लिखते चले जाएंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे हम, रचना। एक तरफ हमने जैसे लिखा रचनाकार, और हम मेन रचनाओं पर देख रहे हैं, महत्वपूर्ण रचनाओं पर ही हम बात करने हैं, रचना। तो बात करते हैं विद्यापति बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। इन्होंने जो इनकी रचना है वो है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, एवं पदावली। क्या है? पदावली। तो देखिए, मैथिली भाषा में रचना करने वाले भी प्रथम कवि माने जाते हैं विद्यापति की महत्वपूर्ण रचना है कीर्तिलता।
कीर्ति पताका और पदावली, ये महत्वपूर्ण रचना है। ये दोनों अवहट भाषा में लिखी गई हैं और पदावली जो इनकी रचना है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है, जिसके कारण इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है पदावली रचना के कारण। विद्यापति के बात करें तो हम अब्दुल रहमान और अब्दुल रहमान की जो महत्वपूर्ण रचना है वो है संदेश रासक अब्दुल रहमान की एक महत्वपूर्ण रचना है। बात करते हैं ईश्वर दास की जो महत्वपूर्ण रचना है वो है सत्यवती कथा। बात करते हैं तुलसीदास। देखिए तुलसीदास की रचनाओं पर दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं। एक तो तुलसीदास की रचना कौन सी ब्रज भाषा में है, कौन सी अवधी भाषा में है। तो तुलसीदास की रचनाओं पर आप एक बात याद रखें कि तुलसीदास की जिस रचना में बड़े की मात्रा का प्रयोग मिलता है वह रचना ब्रज भाषा में और बाकी रचना किसमें है, अवधी भाषा में है। तो तुलसीदास की रचना पर हम बात करें तो रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामलला नच्छू, बरवे राणा, रामलला नच्छू। देखिए ये रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामलला नच्छू, इन पर किसी पर बड़ी की मात्रा नहीं है। लास्ट में अगर देखा जाए तो ये सारी भाषाएं कौन सी भाषा में है ये रचना, ये तुलसीदास की अवधी भाषा में है। ये आप याद रखें कि तुलसीदास की जिन रचनाओं पर बड़े की मात्रा का प्रयोग नहीं है वो रचनाएं किसमें है, अवधी भाषा में है। बात करते हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, बिनियावली जिसे बिना पत्रिका कहा जाता है, बिनियावली, रामाज्ञा कृष्णावली, सभी में देखिए बड़ी की मात्रा आ रही है। कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी। तो देखिए ये सभी रचनाएं किसमें हैं, ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा में है। तो तुलसीदास के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं आपको बड़ी की मात्रा में लिखी हुई मिल रही हैं वे रचनाएं सभी किसमें हैं, ब्रज भाषा में है। और तुलसीदास बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, तो आप इनको भी एक बार नोट कर लें। आगे हम बात करते हैं अगले रचनाकार के रूप में। जो महत्वपूर्ण रचनाकारों को हम देख रहे हैं और उनकी एक एक दो रचना पर ही हम बात कर रहे हैं, ज्यादा रचनाएं हम नहीं नोट कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सूरदास की रचना पर हम बात करते हैं। सूरदास जी के बारे में बात करते हैं तो सूरसागर, सूरसारावली, और सूरसारावली, साहित्य लहरी और प्रेम इसी सूरसागर के अंतर्गत है। आपका भ्रमर दूत जो सूरदास की महत्वपूर्ण कीर्ति है। सूरदास के बाद यदि हम बात करें नंददास जिन्हें चढ़िया कवि कहा जाता है, नंददास को, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनकी मान मंजरी
मान मंजरी एवं सुदामा चरित, ये दो रचना ही याद रखें इनकी, मान मंजरी और सुदामा चरित्र। बात करते हैं रसखान। रसखान, रसखान पर आपको याद रखना है दान लीला, दान लीला, प्रेम वाटिका, ये रसखान की महत्वपूर्ण रचना है, दान लीला, प्रेम वाटिका। और बस आप दो ही रचना रसखान पर याद रखें। बात करते हैं रहीम दास पर। रहीम दास पर हम बात करते हैं तो आप इनकी मदनाष्टक, मदनाष्टक एवं नगर शोभा, नगर शोभा रचना को याद रख सकते हैं। बात करते हैं मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद, और मुल्ला दाऊद की आप रचना को याद रखेंगे तो वो है क्या आपकी, मुल्ला दाऊद की चंदायन। चंदायन जो अवधी भाषा में है, इसको आप याद रख सकते हैं मुल्ला दाऊद की रचना को। तो एक बार यहां तक की बात को आप लोग नोट कर लें। यहां तक की बात को आप नोट कर लें और आगे हम बात करते हैं अगले रचनाकार के रूप में। अगले रचनाकार के रूप में हम बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी को। मलिक मोहम्मद जायसी को, और मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो पद्मावत, पद्मावत, पद्मावत की हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी के बाद, पद्मावत के बाद आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, अखरावट, अखरावट, आखिरी कलाम अखरावट, कहरनामा, कहरनामा, ये रही मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। बात करते हैं नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, तो नूर मोहम्मद की प्रमुख रचना है इंद्रावती, इंद्रावती नूर मोहम्मद की प्रमुख रचना है। बात करते हैं केशव दास। केशव दास भी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो केशव दास पर यदि हम बात करें तो इनकी कवि प्रिया बहुत महत्वपूर्ण रचना है, विज्ञान गीता इनकी महत्वपूर्ण रचना है। हम संपूर्ण रचनाएं ज्ञात नहीं कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं उन पर हम बात कर रहे हैं, विज्ञान गीता। और एक रचना पर और हम इनकी बात करते हैं रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, ये केशव दास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बात करते हैं बिहारी, बिहारी जी की, और बिहारी जी की जो रचना है वो क्या है, बिहारी सतसई है। ये सभी लोगों को पता है कि बिहारी जी की रचना कौन सी है, बिहारी सतसई है। लेकिन यहाँ बात आती है कि बिहारी सतसई में छंदों की संख्या कितनी है, दोहों की संख्या कितनी है। तो यहाँ प्रश्न ये बनता है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है, और उसमें ऑप्शन होता है 719, 713, 720, 721, इस प्रकार से ऑप्शन होते हैं बिहारी सतसई में दोहों की संख्या को लेकर के। तो एक बात हम याद करते हैं, अधिकतर विद्यार्थी 719 को ही ठीक कर जाते हैं, जो कि आंसर गलत है, 713 दोहे होते हैं। तो बिहारी सतसई की यदि हम बात करें तो इसमें कुल छंद जो होते हैं, इसमें कुल छंद, बिहारी सतसई में कुल छंद, छंदों की संख्या, बिहारी सतसई में कुल छंदों की संख्या होती है 719। यदि इसमें दोहों की संख्या देखें, दोहों की संख्या, इसमें दोहों की संख्या देखें तो ये आपकी आती है 713। और इसमें यदि सोरठा की संख्या देखें, सोरठे की, तो इसमें 6 सोरठे हैं। तो इस प्रकार से संख्या कितनी बनती है, 719 बनती है, इस प्रकार से। तो आप इस बात को विशेषकर ध्यान रखें कि जो बिहारी सतसई है, जो बिहारी ने मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह को शिक्षा देने के लिए बिहारी सतसई की रचना की थी। तो बिहारी सतसई में
बिहारी सस्सई में दोहों की संख्या पूछी जाती है, तो बिहारी सस्सई में दोहों की संख्या है वो कितनी है? वो आपकी 713 है। और कुल छंदों की यदि संख्या पूछी जाए तो कितना है आपका? 719। तो एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम बात करते हैं अन्य रचनाकारों पर। हम बात करते हैं। बिहारी को हमने देख लिया, बिहारी के बारे में बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद पर। मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें उपन्यास एवं कहानी का सम्राट ही कहा जाता है। देखिए, इन्होंने सेवा सदन ये इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, गोदान, निर्मला, करम भूमि, मंगलसूत्र। ये क्या लिखे हैं? ये तो उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। क्या लिखे हैं? उपन्यास लिखे हैं। और यहीं इनकी बात करें तो इन्होंने सौंत, बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआ, पूस की रात, ईदगाह, कजाकी, बलिदान, मंत्र। ये क्या लिखी? कहानी लिखी। तो मुंशी प्रेमचंद को तो हमें विशेषकर देखना है मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा? मुंशी प्रेमचंद ने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान, निर्मला, करम भूमि, मंगलसूत्र ये उपन्यास लिखे। साथ ही इसके इन्होंने सौंत, बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआ, पूस की रात, ईदगाह, कजाकी, बलिदान, मंत्र ये क्या लिखी? कहानी लिखी। इसके बाद यदि हम बात करें तो यशपाल, जिन्हें हम विशेषकर किसके रूप में जानते हैं? उपन्यासकार के रूप में जानते हैं यशपाल को। और इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, क्या है? झूठा सच। इसे विशेषकर याद रखना है। यशपाल का ये महत्वपूर्ण उपन्यास है, झूठा सच। देश का भविष्य, अप्सरा का श्राप, तेरी मेरी उसकी बात, जिस पर इन्हें ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तेरी मेरी उसकी बात। तो ये यशपाल की रचनाओं को आपको याद रखना है। एक बार आप सब लोग इनको नोट कर लें। एक बार इन सबको नोट कर लीजिए। इतने में इंक लगा लो मार्कर में। ये आपने नोट कर ली होंगे। आगे हम बात करते हैं अगले रचनाकार के रूप में जैनेन्द्र को। ये भी मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? ये भी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं जैनेन्द्र। यदि हम जैनेन्द्र की बात करें तो आगे हम किस पर बात कर रहे हैं? जैनेन्द्र पर। जैनेन्द्र उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो परख, सुनीता, विवर्त, कल्याणी त्यागपत्र, वातायन,
नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जैनेंद्र के बाद यदि हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद को क्या है, जयशंकर प्रसाद तो भी छायावाद के आधार स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद जिन्हें छायावाद के वृत्तरेख के अंतर्गत शामिल किया गया है, जयशंकर प्रसाद को। तो यदि इनकी हम बात करें तो इनके प्रमुख जो महाकाव्य है वो क्या है, इनका कामायनी है। कामायनी इनका बहुत बड़ा महाकाव्य है जो 15 सर्ग का है, सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी जयशंकर प्रसाद का। ये कामायनी को विशेषकर याद रखेंगे। यदि हम और बात करें तो इनका करुणालय, करुणालय ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, इनको तो हमें विशेषकर याद रखना ही है। कामायनी, करुणाला, महाराणा का महत्व, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्वाभिमनी, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, एक घूंट, कंकाल, तितली, इरावती, आंसू, झरना, ये क्या है, ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें काव्य संकलन भी है, इसमें नाटक भी है, इसमें कहानी भी है, इसमें उपन्यास भी है। ये सभी इनके क्या हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो एक बार आप सब इनको नोट कर लें। आगे बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के बाद हम, क्योंकि इन सबको हमें बहुत अच्छे से देखना है, इनकी रचनाओं को हमें बिल्कुल अच्छे से देखना है। निराला जी के पर हम बात करते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को आपको देखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को देखना है। तो क्या है, अनामिका इनकी महत्वपूर्ण रचना है, अनामिका। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रचना है इनकी वो है तुलसीदास। आपसे रचना पूछेगा कि तुलसीदास किसकी रचना है, तो इसको तो आपको विशेषकर याद रखना है। ये किसकी, निराला की रचना है, तुलसीदास। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, इस रचना को भी विशेषकर याद रखना है, कुकुरमुत्ता। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ये महत्वपूर्ण रचना है निराला की। आपको संपूर्ण रचनाएं नहीं लिखवाई जा रही हैं। अणिमा, जो महत्वपूर्ण रचना है वही नोट कराई जाएंगी, अणिमा। कुली भाट, कुली भाट। और एक रचना और आप लिख लें, बिल्लेसुर बकरिया, बिल्लेसुर बकरिया। तो ये महत्वपूर्ण रचना है किसकी, निराला की। अनामिका, परिमल भी इनकी रचना है, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, अणिमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया, ये निराला की महत्वपूर्ण रचना, आप इनको याद रख लें। उसके बाद बात करते हैं सुमित्रानंद पंत की, सुमित्रानंदन पंत की। और सुमित्रानंदन पंत की तो रचनाओं को आपको याद ही रखना है, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, और सोवियत लैंड पुरस्कार भी सुमित्रानंदन पंत को मिला है। तो वे याद रखेंगे इनकी रचना, वीणा, पल्लव, गुंजन, जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये वीणा, पल्लव, गुंजन। ग्राम्या, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ग्राम्या। युगांतर, युगांतर। और रचना लिख सकते हैं इनकी चिदम्बरा, जिस पर कि इन्हें क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लोकायतन, लोकायतन।
ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जिस पर इन्हें क्या मिला, सोवियतलैंड पुरस्कार मिला। गांधी जी के चरित्र पर आधारित है ये रचना। तो ये एक बार आप सब लोग इनको याद रखें। और एक रचना और इनकी याद रख लें, अतिमा। अतिमा जो चिदम्बरम में क्या है, एक कविता है। चिदम्बरम में अंतिम कविता के रूप में इसको लिखा गया है, तो आप याद रख लें। ये सुमित्रानंदन की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सुमित्रानंदन पंत की। तो एक बार सब लोग इनको नोट कर लें। आगे बात करते हैं महादेवी वर्मा पर। ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा पर हम बात करते हैं, महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा की जो रचना है, निहार, रश्मि, नीरजा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, दीप शिखा, सांदे गीत, दीप शिखा, ये क्या है, महादेवी वर्मा की काव्य रचनाएं हैं। और ऊपर जो ये 4 रचनाएं हैं, इन सब का संकलन है क्या, यामा। क्या है, यामा इनका संकलन है। बात करते हैं अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र जो इनकी गद्य रचनाएं हैं, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, ये सभी इनकी क्या है, काव्य रचनाएं हैं। ये क्या है, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार, छड़दा, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार पूछे गए छड़दा। और है श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां, ये महादेवी वर्मा की गद्य रचना है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो महादेवी वर्मा पर आप याद रखेंगे निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगी। और इन्हीं चारों रचनाओं का जो संकलन है वो क्या है, ये यामा है। इन चारों रचनाओं का संकलन, ये क्या है, काव्य रचनाएं हैं और ये क्या है, इनकी गद्य रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। तो आप इसको याद रख लें। इनके बाद बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन, जिन्हें हमने कहा था कि इन्हें हमें बिल्कुल अच्छे से देखना है। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की यदि हम बात करें तो इनका क्या है, तेरा घर इनकी पहली रचना है, तेरा घर। उसके बाद यदि हम बात करें मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मधु कलश, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। एक बंगाल का काल, बंगाल का काल, बंगाल का काल, खादी के फूल, खादी के फूल, दो चट्टाने, दो चट्टाने। ये क्या है, ये हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं। और यदि हम और बात करें तो इन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी है। वो क्या लिखी है, वो 4 खंडों में लिखी है। तो उसको हम नोट करके वैसे ही लिख लेंगे। एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें। एक बार सभी लोग आप इसको नोट कर लिया है आप सब लोगों ने, तो आगे हम बात करते हैं। एक नोट डाल करके हमें लिखना है, एक नोट डाल करके हमें लिखना है कि हरिवंश राय बच्चन ने, ये आप नोट करके लिख लें, हरिवंश राय बच्चन ने, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को, अपनी आत्मकथा को, अपनी आत्मकथा को 4 खंडों में लिखा है, 4 खंडों में लिखा है। ये विशेषकर आपको याद होना चाहिए, 4 खंडों में लिखा है। अगर हम बात करें इसमें 4 खंडों में कौन सा लिखा है, तो याद, पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं।
क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरे खंड की यदि हम बात करें तो नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे की बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। यदि हम चौथे खंड की बात करें तो है दसम द्वार तक, दसम द्वार से सोपान तक, दसम द्वार तक सोपान तक। तो ये क्या है, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसके 4 खंड हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, दसम द्वार तक, सोपान तक। एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें। आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया है। अब आगे हम बात करते हैं अगले रचनाकार के रूप में रामधारी सिंह दिनकर को। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य पुरस्कार दोनों मिले हैं। तो दिनकर जी को याद कर लेते हैं हम। दिनकर जी को, तो दिनकर जी की अगर हम बात करें तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते। देखिए एक नए पत्ते रचना है और निराला की है, नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर की है। अभी एक आपको विशेष रचनाओं के बारे में और लिखवाया जाएगा। रेती के फूल, रेती के फूल, उर्वशी, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और क्या है, उजली आग, उजली आग, परशुराम की प्रतिज्ञा भी है। तो आप इतनी ही रचनाओं को दिनकर जी की याद रख लें। दिनकर जी के बाद यदि हम बात करें नागार्जुन की, नागार्जुन की, तो नागार्जुन की बहुत बहुत महत्वपूर्ण रचना है प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें। देखिए एक है प्यासी पथराई आंखें, ये रचना है नागार्जुन की। एक है शैतान की आंखें, ये रचना है राहुल सांकृत्यायन की। एक रचना है धरती की आंखें। तो इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो विशेष रचनाएं वाली, वो भी आपको लिखवाई जाएंगी। तालाब की मछलियां, तालाब की मछलियां, तालाब की मछलियां नागार्जुन की रचना है। रतिनाथ की चाची, रतिनाथ की चाची, रतिनाथ की चाची, ये महत्वपूर्ण रचना है इनकी। बलचनामा, बलचनामा, ये भी इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बाबा बटेश्वर नाथ, बाबा बटेश्वर नाथ, हीरक जयंती, हीरक जयंती। और एक रचना है जमनिया का बाबा, जमनिया का बाबा। तो ये नागार्जुन की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक बार सब लोग इनको नोट कर लें। आगे हम बात करते हैं अगले लेखक या कवि के रूप में, क्योंकि आपको ये रचनाओं के बीच में से 1 या 2 रचनाएं मिल जाएंगी। आगे हम बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध को, गजानन माधव मुक्तिबोध को, गजानन माधव मुक्तिबोध को हम याद करते हैं। और इनकी रचना याद रख लेना, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, इनकी एक रचना बहुत महत्वपूर्ण है।
और क्या है, काट का सपना, काट का सपना, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। ये रचना इनकी याद रख लेंगे। बात करते हैं धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की रचना बहुत महत्वपूर्ण है। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, कनुप्रिया, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है गुनाहों का देवता, ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, ये महत्वपूर्ण रचना है धर्मवीर भारती की, सूरज का सातवां घोड़ा। और याद रख लेंगे इनकी एक रचना नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी। और एक इन्होंने रिपोर्टाज लिखा है युद्ध यात्रा, युद्ध यात्रा। तो ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। बात करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। इनकी अगर रचना की बात करें तो काट की, काट की घंटियां, काट की घंटियां इनकी महत्वपूर्ण रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। कुआनो नदी, कुआनो नदी, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। खूंटियों पर टंगे लोग, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पागल कुत्तों का मसीहा, पागल कुत्तों का मसीहा, एक आवारा मसीहा रचना है जो विष्णु प्रभाकर की है, और एक पागल कुत्तों का मसीहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। तो एक बार आप सब लोग इसको भी नोट कर लें। आगे हम बात करते हैं ये हमने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं को देखा। इसके बाद हम बात करते हैं मोहन राकेश को। मोहन राकेश की रचनाओं पर हम बात करते हैं। तो मोहन राकेश की रचनाओं पर बात करते हैं। यह आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश की रचना है आषाढ़ का एक दिन। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, एक मानस हंस है जो अमृतलाल नागर की है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आधे अधूरे, एक के अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे। तो ये आप याद रखेंगे मोहन राकेश पर। इसके बाद बात करते हैं हरिशंकर परसाई पर। हरिशंकर परसाई पर, हरिशंकर परसाई की आपको कौन कौन सी रचनाएं याद रखनी है। पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना जो हरिशंकर परसाई की एक महत्वपूर्ण रचना है। पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज, ये भी हरिशंकर परसाई की एक महत्वपूर्ण रचना, सदाचार का ताबीज। भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना हरिशंकर परसाई की। निंदा रस, निंदा रस इंटर के सिलेबस की रचना है निंदा रस। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये एक महत्वपूर्ण रचना हरिशंकर परसाई की। एक है तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास
चंदन घिसे। ये महत्वपूर्ण रचना है हरिशंकर परसाई की, तो ये रचना आपको याद रख लेंगे हरिशंकर परसाई की। एक लेखक को और आप याद रखेंगे सरदार पूर्ण सिंह को। सरदार पूर्ण सिंह को एक रचना है इनके आचरण के सभ्यता जो निबंध है, आचरण की सभ्यता, जो कि क्या है, एक निबंध है आचरण की सभ्यता। एक आप इनकी याद रख लेंगे कन्यादान, और एक रचना याद रख लेंगे अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन। तो ये आप याद रख लेंगे मोहन राकेश को, हरिशंकर परसाई को, सरदार पूर्ण सिंह को। तो इस प्रकार जो हमने हिंदी की जो महत्वपूर्ण रचनाकार थे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के हिसाब से काफी हद तक सही हैं, जहां से आपको रचनाएं पूछी जा सकती हैं, जब आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण कवि और लेखक की रचनाएं एक चैप्टर्स लगा हुआ है, तो यहाँ से आपको रचना मिलने की संभावना अधिक रहेंगी। इसके बाद आगामी कक्षा में हम हिंदी की जो विशेष रचनाएं हैं और जो महिला रचनाकार हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक की बात आप लोगों के समझ आई हो और ये कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।